बच्चा लोग लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अभी थोड़े कुछ और क्वेश्चन करने हैं हमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, चलो इसको करो, ट्राई करो। नहीं, अभी मैं घर पे ही हूँ। कितना आएगा पवन? 2, बिल्कुल सही। बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमसे पूछा गया रेशियो बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ रिएक्शन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। सो टी 3/4 किसके बराबर होगा? तो मतलब क्या हो गया? टी 75%, that is equal to 2.303 by k into log 100। अगर 75% खत्म हुआ है तो 25 बचेगा, that is 2.303 by k into log 4, that is 2 log 2। और जो टी हाफ है इसको हम टी 50% बोलते हैं। ये कितना आता है? 2.303 by k into log 2। So T75, that is T 3/4 by T half is equal to 2। पवन गुड, दो ही आंसर होगा इसका। बाकी लोगों ने लिख लिया? बाकी सब लोगों ने लिख लिया? स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, अनय, निहारिका। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक बार क्वेश्चन देखो फिर मैं बताता हूँ। किसी का आया आंसर? बनाओ बनाओ। कौन आंसर आया? स्नेहा? सही है प्रभात, गुड। चलो अब मैं बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर 30% डिकम्पोजिशन, मतलब जब वो 30% खर्च हो जाएगा तो फिर ड्रग काम का नहीं रहेगा।
ठीक है, द ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल वाज 5 मिलीग्राम पर ml, मतलब ए नॉट दिया हुआ है कितना, 5 मिलीग्राम पर ml, और लिखा है वो जो 5 मिलीग्राम पर ml है वो 4.2 मिलीग्राम बन जाएगा, मतलब एटी जो है वो 4.2 मिलीग्राम पर ml, कितने समय में, तो 20 मंथ में। तो एज्यूमिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर बोला मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो अपने पास ए नॉट है, ए टी है, टी है, हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, के के लिए सॉल्व कर सकते हैं, के इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए टी, तो दैट इज 2.303, टी आपका दिया हुआ है 20 मंथ, इंटू लॉग 5 डिवाइडेड बाई 4.2, दैट इज 2.303 बाई 20, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 50/42, जो कि सॉल्व करने पे कितना आ रहा है प्रभात, तुम्हारा आंसर आया था बताओ तो। लॉग 50/42, चाहो तो अप्रोक्सीमेशन से हम कर सकते हैं, इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 20, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0.0087, ये आता है अप्रोक्सीमेटली, ये मेरा के आया, और यूनिट क्या आएगा, पर मंथ आएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द एक्सपायरी टाइम, तो यहाँ पे लिखा है 30% डिकम्पोज होने में वो एक्सपायर कर जाता है, मतलब ड्रग काम इनइफेक्टिव होने का मतलब क्या है, ड्रग काम का नहीं रहा, कितने समय में, जब 30% खत्म हो। तो हमें टाइम पूछा गया है, तो टी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू 2.303 बाई के। अब यहाँ पे अगर ये 100 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 70, बिकॉज 30% डिकम्पोज होने में वो इनइफेक्टिव हो जाता है। सो 2.303 डिवाइडेड बाई के कितना आया, तो 0.0087, या आप डायरेक्टली आप यहां से भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन 2.303, 30 ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 50/42, और ये क्या आ जाएगा लॉग 100/70। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 0.0087 इंटू लॉग 100 डिवाइडेड बाई 70, ये आपका आता है 41 मंथ। कुछ नेटवर्क इशू होगा बात, मेरा माइक ऑन है प्रभात। समझ में आया बच्चा लोग।
हेलो, सबने नोट डाउन कर लिया? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आया किसी का आंसर?
बच्चा लोग आया? चलो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से देख। ये बताओ तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये? कोई बताएगा कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये? और बात, पवन, क्वेश्चन में ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये किसका यूनिट दिया हुआ है? ये किसका यूनिट दिया गया है? रेट कांस्टेंट का है। रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H प्लस आयन इज दिस। तो अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है, मतलब ये कौन सा ऑर्डर होगा? तो जीरो ऑर्डर। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में ऑर्डर लिख। प्रभात तू अपना इंटरनेट चेक कर भाई, बाकी लोग का आवाज आ रहा है ना? तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अपने से ये पूछा गया है कि उसमें 3 × 10⁻⁻6 मोल पहले से है, कितने टाइम में H प्लस आयन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला था? T इक्वल टू A0 - AT/K, यही तो फॉर्मूला था। तो A0 हो गया 3 × 10⁻⁻6 माइनस जीरो, डिवाइडेड बाई K दिया हुआ है 1 × 10⁻7। अच्छा, ये जो है मोल पर लीटर में है, और ये जो वॉल्यूम है, बस डिफरेंस इतना ही है कि ये जो है वो मोल में है, और ये जो है वो मोल पर लीटर में है। कुछ नहीं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। पेज रिफ्रेश करो या दोबारा लॉग इन करो। तो यहां पे ऐसा कर लेते, देखो 0.05 ml contains 3 × 10⁻⁻6, that is 1 ml contains 3 × 10⁻⁻6 divided by 0.05. Therefore 1000 ml contains 3 × 10⁻⁻6 by 0.05 इंटू 1000। तो यही तो हो गया आपका मोल पर लीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.6, तो ये हो जाएगा 4, 10⁻⁻1, that is 6 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। माइनस मोल पर लीटर। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁻6 की जगह पे 6 × 10⁻2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻7, that is 6 × 10⁻9 मोल। ऐसा बोलो, सेकंड लगेगा उसको डिसअपियर होने।
ये आंसर आया आप लोगों को, समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखा करो, बहुत बार क्वेश्चन में वही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देगा। एक मिनट रुक जाओ। एक बार रुकना, मैं अपलोड कर रहा हूँ कुछ फाइल क्वेश्चंस। तुम लोगों का ऑर्गेनिक का कुछ क्लास हुआ था क्या?
नहीं, किसी दूसरे सर ने लिया था क्या क्लास? चलो ये क्वेश्चन बताता हूं अब मैं। क्वेश्चन है, फॉर ए reactant a graph was plotted between reactant concentration C and time as shown in the figure. क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी थ्योरेटिकली जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम? सो ये कर्व किसका है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। तो ये लीनियर कर्व नहीं है। देखो 5 मिनट में स्टार्ट कहां से हुआ था? कर्व को देखो तो आइडेंटिफाई कर सकते, ये जीरो जीरो समय पे है 40 है, और आफ्टर 5 मिनट्स कहां पे है? ये 20 पे है। फिर 5 से 10 जाने में फिर से 5 मिनट लगा, और यहाँ पे कितना है? 10 है। तो देखो 40 से 20 गया, मतलब कितना गया? यहाँ पे 50% कंप्लीट हुआ, और 20 से जब 10 गया तो फिर से 50% कंप्लीट हुआ। नहीं पवन, जीरो ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यहां से यहां तक 5 मिनट है, फिर यहां से लेके यहां तक फिर से कितना लग रहा है? 5 मिनट है। तो पहले 5 मिनट में अब 40 से 20 आया, मतलब कितना गया? 50% गया। फिर अगले 5 मिनट में कहां से गया? 20 से 10 हो गया, मतलब फिर से 50% गया। किसका? 20 का हाफ, 10 बचता। अगले 5 में देखो फिर से हाफ जाना चाहिए, तो 10 से कहां पहुंच गया? 5, मतलब फिर से 50% पहुंचा। सो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल involve equal fraction of completion. इक्वल फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन। तो बताओ ये किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ये स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, अनय, प्रभात, पवन, वन का होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखा है यहाँ पे, सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी थ्योरेटिकली जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम? तो कौन सही है ना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन खत्म होता है। थ्योरेटिकली बोला, प्रैक्टिकली नहीं बोला। तो हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बोल सकते हैं कि जब t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो 80 मेरा जीरो हो जाएगा थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन बी थ्योरेटिकली जीरो आफ्टर इनफाइनाइट। कौन समझ में आया? सबका हो गया? प्रभात, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
बहुत आसान सवाल है, बस इसको गौर से देखो। समझ में आए क्वेश्चन क्या करना है? चलो देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखा है ए सर्टेन रेडियो आइसोटोप एक्स जेड ए, इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 10 डेज। ये डिकम्पोज होता है और क्या देता है? वाई Z-2 A-4। अब कोई मुझे ये बता सकता है मास नंबर में 4 का चेंज और एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज कब होता है? जब एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। मतलब यहाँ पे एक हीलियम पार्टिकल रिलीज होगा। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा इफ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब आपने 1 मोल ऑफ एक्स से स्टार्ट किया, ये 1 मोल है। तो एट टी इक्वल टू 0, ये 1 मोल है, ये 0 है और 0 है। If 1 gram atom of X is kept in a sealed vessel, find the volume of helium accumulated at STP in 20 days. तो अब ये बताओ at t equal to 20 days, हाफ लाइफ आपका 10 डेज है, तो 20 दिन में कितना हाफ लाइफ जाएगा? बताओ, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। 10 दिन में आधा जाता है तो 20 दिन में कितना जाएगा? बोलो, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे था। अगर 10 डेज में हाफ लाइफ जाता है, मतलब 50% जाता है, तो 20 डेज में 2 हाफ लाइफ जाएगा। और 2 हाफ लाइफ जाने का मतलब कितना परसेंटेज जाएगा? नहीं भाई, एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है? 100 से 50 जाएगा पहले वाले हाफ लाइफ में, और 50 से कहां जाएगा? 25 जाएगा ना टी हाफ 2 में। तो यहां से यहां तक जाने में कितना खत्म हुआ? 75% खत्म हुआ ना। आज का पहला क्वेश्चन तो यही था कि 2 टी हाफ में कितना खत्म होगा, तो टी 75%, मतलब 75% खत्म होगा। तो 1 मोल था, आफ्टर 20 डेज ये कितना बचेगा बताओ तो? 1 मोल था, 75% खत्म हो गया, तो ये 0.25 बचेगा। दैट इज 1 माइनस 0.75, तो ये 0.25 मोल बचेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? देखो तो,
न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटॉमिक नंबर वाला सम और मास नंबर वाला सम बराबर आना चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल बनेगा, तो ये कितना गया 0.75, तो ये कितना बनेगा 0.75 मोल और ये कितना बनेगा 0.75 मोल। समझ में आया? तो अगर ये 0.75 मोल है तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ हीलियम एक्यूमुलेटेड एट एसटीपी, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। मतलब ये कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 3 15 16.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही पवन, वही आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देख फर्स्ट स्टेप में क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि X कोई कंपाउंड है, रेडियो एक्टिव है, जो कि डिकम्पोज होने पे Y देता है। अब इन दो को देख के कोई आसानी से बोल सकता है कि एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज हो रहा है और मास नंबर में 4 का चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हीलियम आएगा। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है कि हीलियम को जब ऐड करेंगे तो दोनों बराबर होगा। तो 10 दिन में ये आधा कंप्लीट होगा, तो 20 डेज में ये 75% कंप्लीट होगा। अगर 0 होता तो 20 डेज में खत्म ही हो जाता। और यहाँ पे कोई भी चीज नहीं लिखा ऑर्डर के बारे में, क्यों? बिकॉज जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है, रेडियो एक्टिविटी ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ में आया प्रभात? तो 22.5 कहाँ है? 22.5 तो लिखा ही नहीं है। अरे 22.4 एसटीपी से आया। कोई भी गैस हो एसटीपी पे 1 लीटर 1 मोल कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल मेरा 0.75 है, उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी गैस हो 1 मोल हमेशा 22.4 ही होता है, एसटीपी हो या एनटीपी हो, दोनों को हम यही एज्यूम करके चलते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो nth ऑर्डर काइनेटिक्स हमें इसलिए पढ़ना बिकॉज हमें nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और ऑर्डर में रिलेशन निकालना है। तो फिर से रिएक्शन वही कुछ है, A2 प्रोडक्ट
and minus dA by dt is equal to k into a to the power n. That is minus dA by a to the power n equal to k dt. तो यहाँ पे a नॉट से a t तक इंटीग्रेट करो और यहाँ 0 से t तक इंटीग्रेट करो. So minus a to the power 1 minus n by 1 minus n. ये आएगा ना इंटीग्रेशन फ्रॉम a नॉट टू a t इक्वल टू k t. सो यहाँ पे आ जाएगा a नॉट टू दी पावर 1 माइनस n. देखो बाहर में माइनस है, मैं हमने उल्टा लिख दिया. माइनस ए टी टू दी पावर 1 माइनस n बाई 1 माइनस n इक्वल टू के टी. सो इफ अब यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन बोलेगा nth ऑर्डर का काइनेटिक्स क्या होगा, तो क्या लिखेंगे k इक्वल टू 1 बाई टी इंटू 1 बाई n इंटू ए नॉट टू दी पावर 1 माइनस n माइनस ए टी टू दी पावर 1 माइनस n. ये आपका nth ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन है. एक बार इसको नोट डाउन कर लो. अरे मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे आने वाला था ना एक सप्ताह के लिए, इसलिए शायद आप लोगों को क्लास लगने वाला था, तो मैंने ही बोला था लगा दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को कोर्स खत्म कैसे करनी है. हो गया. अब देखो यहाँ पे फॉर हाफ लाइफ टी इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा और एटी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एटी क्या लिखेंगे, बोलो हाफ लाइफ के लिए टी इक्वल टू टी हाफ हो गया और एटी क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई 2 लिखेंगे. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के
into 1 minus n into a naught to the power 1 minus n minus a naught by 2 to the power 1 minus n। दिखाई दे रहा है बच्चा लोग यहाँ तक? और कितना लिख सकता हूं मैं, जरा बताओ तो। नीचे जगह है क्या बच्चा? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं टी हाफ इक्वल टू 1/k इंटू 1 माइनस एन। अच्छा, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस एन, यही तो बचेगा। अब ये बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट है? ये पार्ट कांस्टेंट है क्या, और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है क्या? बताओ तो। के का वैल्यू कांस्टेंट होगा, एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी कांस्टेंट ही होता है एक रिएक्शन के लिए। 1 माइनस 1/2 टू द पावर 1 माइनस एन, अब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ओवरऑल ये सब तो कांस्टेंट ही हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये दोनों पार्ट आपका कांस्टेंट है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के डैश into a naught to the power 1 minus n, that is t half is directly proportional to a naught to the power 1 minus n। ये आपका nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है। लिख दिया सबने आप लोगों ने? अब देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तो रिलेशन क्या आया, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नॉट टू द पावर 1 माइनस n। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि कैसे कैसे ये चेंज होता है। तो फॉर जीरो ऑर्डर, तो जरा जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला याद करो तो क्या था। तो फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नॉट टू द पावर 1 माइनस 0
दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ये रिलेशन आया था और याद करो फॉर्मूला क्या आया था, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ये फॉर्मूला आया था ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is directly proportional to A naught to the power 1 minus 1. That is T half is directly proportional to N naught to the power 0. और याद करो T half का फॉर्मूला क्या था, 0.693 by K। मतलब कहीं भी A naught है that is independent of A naught, because A naught का पावर अगर 0 हो गया तो फिर कुछ भी रखो वो तो वैल्यू 1 ही होना है। बस समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन बनेगा, इस पे फॉर्मूला भी आएगा। तो इस इक्वेशन से हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि मान लो अगर मेरे पास कोई टी हाफ 1 है और उसपे मैं ऐसे लिखता हूं a1 टू दी पावर 1 माइनस n। दूसरा है टी हाफ 2 और इसपे क्या लिखेंगे a2 टू दी पावर 1 माइनस n। तो अगर मैं इन दो का रेशियो लिखता हूं तो टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 is equal to a1 by a2 to the power 1 minus n। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दूं तो क्या लिखेंगे, लॉग टी हाफ 1 माइनस लॉग टी हाफ 2 इक्वल टू 1 माइनस n लॉग a1 माइनस लॉग a2। तो आप यहां से n सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनता है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, बट अगर डाटा अगर सिंपल दे दो तो काम हो जाएगा।
हो गया? क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Identify the zero order reaction curve. Power from given graphs. बोलो फर्स्ट ऑप्शन कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। रीजन क्या है? टी हाफ जो है वो कांस्टेंट है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट का, मतलब ये किसके लिए होगा? जीरो ऑर्डर का। यहाँ पे टी हाफ वर्सेस ए नॉट। अब ये भी लीनियर है लेकिन ये डिक्रीजिंग है। तो ये भी नहीं होगा, ये किसी भी ऑर्डर का नहीं होगा और ये भी किसी ऑर्डर का नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कर्व अगर ऐसा होता, ये किसका होता? अगर मान लो यहाँ पे डी ऑप्शन ऐसा होता तो फिर ये फिर कौन से ऑर्डर का होता?
कौन बताओ ये कौन से ऑर्डर का होता है ये? नहीं, ये सेकेंड ऑर्डर का होता, बिकॉज वहां पे रिलेशन क्या आता, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, बिकॉज 1 - 2 - 1 होता। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे लिखता ए नॉट टू द पावर -1, उसकी जगह पे कोई ऐसे भी लिख सकता था 1/a0। प्रभात, ये वाला जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से बोलते हैं इसको। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तभी होगा जब ये एक्सप्रेशन आएगा, तो मैंने तो nth ऑर्डर के लिए पढ़ाया है ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग से नहीं आएगा। nth ऑर्डर में ही n का वैल्यू 2 पुट करो, सेकेंड ऑर्डर के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो nth ऑर्डर को याद रखो, जैसे आपका यहाँ पे इक्वेशन आया है, ये वाला इक्वेशन आया nth ऑर्डर का, अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर करना है तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/t1 - 2 into a0 to the power 1 minus n, sorry, to the power -1 minus at to the power 1 - 1। तो यहां से आप एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो, k इक्वल टू 1/t, और इस माइनस से इधर माइनस कैंसिल आउट करो तो क्या लिखोगे, at 1/at -1/a0, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। तो nth ऑर्डर से आप किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, इसीलिए nth ऑर्डर पर है। ये एक्सप्रेशन आपका सेकेंड ऑर्डर का है। थर्ड के लिए करना है, थर्ड के लिए कर लो, वहां पे स्क्वायर आ जाएगा। हो गया, ये लिख लिए। अब nth ऑर्डर में तो एक्सप्रेशन चेंज होगा ना, n के वैल्यू पे 1 - n का वैल्यू चेंज होगा, तो nth ऑर्डर का तो नहीं बनेगा जनरल कर्व, हाफ लाइफ का नहीं बन पाएगा, नहीं तो हम सेप ही नहीं बता पाएंगे। चलो न्यू पेज पे चलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, देखो मान लो कोई एक रिएक्टेंट ए है,
ए से बी गया, ए से सी गया। यहाँ का रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ का रेट कांस्टेंट K2 है, और ओवरऑल ए का रेट कांस्टेंट K है। अब बोलो, अगर कोई इस रिएक्शन का रेट बोले, मान लो ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, तो रेट ऑफ वन पाथ क्या लिखेंगे बताओ तो? रेट लॉ लिख रहे हैं इस वाले प्रोसेस के लिए, क्या लिखेंगे? रेट लॉ, रेट लॉ। रेट लॉ कैसे लिखते थे? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। तो यहां पे क्या लिखेंगे? R1 इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिख पाएंगे? और वैसे ही अगर कोई रेट 2 लिखना चाहता है तो क्या लिखेगा? K2 इंटू ए लिखेगा। और कोई ओवरऑल रेट लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? अगर ए का ओवरऑल रेट कांस्टेंट के है तो ओवरऑल रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड ओवरऑल रेट इज इक्वल टू सम ऑफ रेट 1 एंड रेट 2, that is equal to K1 into A plus K2 into A, और ये क्या हो जाएगा? K into A। तो क्या एक्सप्रेशन आया? K इक्वल टू K1 प्लस K2। सो ओवरऑल रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या बना? ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू sum of rate constant for all parallel process or all parallel reaction।
हो गया। अच्छा ये बताओ, ओवरऑल रेट तो ये हो गया। अब यहां पे अगर सपोज परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, जैसे इस रिएक्शन में यहां पे बी बना और यहां पे सी लिखना है, तो मैं यहां लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ बी इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी divided by overall rate into 100। सो परसेंटेज बी कितना हो गया, k1 into a divided by k into a into 100, that is k1 by k1 plus k2 into 100। देखो लिखो, वैसे ही कोई अगर परसेंटेज ऑफ सी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, k2 by k1 plus k2 into 100। एक मिनट रुक जाना।
ये क्वेश्चन आ गया रे ये रहा। ये सॉल्व करो तो। ये आप लोगों का होमवर्क रख लो, इसको सॉल्व करके आओ, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 0.537। 0.537। आपसे सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। किसके लिए? नीट के लिए या जेडबलई के लिए? वही जनरल बुक में तो वही चलता है, नरेंद्र अवस्थी ले लो फिजिकल के लिए। नहीं तो आप लोगों को जो मॉड्यूल मिलता है उसको भी सॉल्व कर लो, उसका भी लेवल अच्छा है। कौन? सारे प्रीवियस नोट्स तो आपको लेक्चर से निकालने पड़ेंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है। नहीं तो आप किसी में ग्रुप में बोल दो, क्योंकि सबका फोटो खींचना बहुत मुश्किल होगा, बहुत दिन से क्लासेस चल रहा है। आप वीडियो लेक्चर वीडियोस देख लो प्रीवियस क्लासेस का, क्योंकि 2-3 महीने का है, इतना सारा कौन फोटो खींचेगा। अगर आप में से किसी ने पीडीएफ बनाया है नोट्स का तो डाल देना ग्रुप में, पवन को मिल जाएगा। किसी के पास पीडीएफ है क्या प्रीवियस नोट्स का? अगर है तो पवन को दे देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।